राधे राधे सभी के लिए। क्या हाल है? बढ़िया। कल हमने देखा संविधान के भाग, आज हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियां। संविधान के भाग में हमारे 13 तक कल हो गए थे। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं भागों के साथ ही बता रहा हूँ, कौन से देश से क्या लिया गया है वो भी यही बता रहा हूँ। आगे भी एक बार वो चीजें हम देखेंगे आगे चल के। तो जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस रहेगी उतना हम एग्जाम में और बेटर करेंगे। और आर्टिकलों को याद करने की ये सबसे अच्छी ट्रिक है। हम यहाँ पॉलिटी भी देख रहे हैं, हमें यहाँ जरूरत अगर हमें दिख रही है कहीं कि कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है तो हम वहां उसे मर्ज कर रहे हैं साथ के साथ जो एग्जामों में आए हुए हैं। कोई स्टैटिक का क्वेश्चन है तो हम उसे भी वहां साथ के साथ मर्ज कर रहे हैं। इससे क्या है कि जिस दिन तुम्हारी पॉलिटी खत्म होगी ना उस दिन तुम्हें ये लगेगा कि हमारी आधे से ज्यादा तैयारी पूरी होगी। तुम हिस्ट्री के भी क्वेश्चन करने लगोगे, स्टैटिक के क्वेश्चन भी तुम यही करने लगोगे। तो बहुत ज्यादा आजकल मेन ये है कि हमें पढ़ना कैसे है। पढ़ने वाले बहुत हैं लेकिन पढ़ना किस हिसाब से है, कौन सा सिलेक्टिव मटेरियल है, कितना पढ़ना है। किताबें पूरी किताबें नहीं पढ़नी है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई हम एग्जाम दे रहे हैं तो भाई नवंबर दिसंबर में फॉर्म आए, एसएससी जीडी देख लो। फरवरी में एग्जाम है, 2 महीने हमें तैयारी के लिए मिले। अब 2 महीने में हमें जीएस इतना बड़ा सिलेबस 2 महीने में कैसे कवर होगी। तो उसके लिए केवल सिलेक्टिव पढ़ना है, जो डायरेक्ट एग्जामों में चीज आ रही है वो देखनी है और उस हिसाब से पढ़ना है। चलो अब शुरू करते हैं। भाग 14 तेरे तक हमारा कल हो ही गया था। भाग 14, भाग 14 में क्या है? केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है क्या? देखो, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, पीसीएस हो गया, ये सारे किसके अधीन है? भाग 14 में है। कौन कराता है इनकी एग्जाम? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का एग्जाम कौन करा रहा है? हमारा यूपीएससी। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है कि संघ लोक सेवा आयोग कौन से भाग में है संविधान में, तो भाग 14। ठीक। आर्टिकल क्या है यूपीएससी का? आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है संघ लोक सेवा आयोग। पूरे कैसे सदस्य चुने जाएंगे, कौन सा राष्ट्रपति सदस्य चुनेंगे, सब सारी चीजें आर्टिकल 315 से 323 तक है। एक चीज और यहीं देखें, एक आर्टिकल है 312, बहुत आ रहा है एग्जामों में आजकल। क्या है आर्टिकल 312? आर्टिकल 312 में है ये जो सेवाएं है ना हमारी, इन्हें बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। जैसे आईएएस हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईएफएस हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से कंफ्यूज नहीं होना है, ये है इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है। आर्टिकल 312 में है, आर्टिकल 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तरह हमें कोई और सेवा अगर सृजित करनी है तो उसके लिए नियम कौन बनाएगा? ये आर्टिकल 312 कह रहा है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने की पावर किसके पास है? हमने देखा संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की जो पूरी पावर है, जो आर्टिकल 312 ये किसके पास है? केवल लोकसभा के पास। और ये क्वेश्चन एग्जामों में बहुत आता है और डायरेक्ट सब लोकसभा आंसर लगा देते। लोकसभा इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है? राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की पावर किसके पास है? केवल राज्यसभा के पास। ठीक है। कौन सा है इसका आर्टिकल? 312, भाग 14। यूपीएससी कौन से भाग में है? भाग 14 में। आया इतना समझ? अब आगे आर्टिकल 312 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। भाग 14 का क्या? मैंने पहले भी बताया संविधान में अगर संशोधन होता है तो कोई भी चीज जुड़ेगी तो क्या क्या करके जुड़ेगी हमेशा। तो 14 का क्या जुड़ा होगा संविधान में संशोधन से?
क्या जोड़ा गया भाग 14 के क्या में? इसमें जोड़ा गया प्रशासनिक प्राधिकरण। आजकल इसका एक आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में है प्रशासनिक प्राधिकरण? यह है अनुच्छेद 323 के कै में। भाई 323 तक तो हमारा यूपीएससी था। 323 के कै में क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, प्रशासनिक प्राधिकरण। कौन से भाग में? भाग 14 के कै में है संविधान में। आर्टिकल, ये बहुत आ रहा है आजकल, आर्टिकल कौन सा है इसका? 323 का। क्या इसका आर्टिकल क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। ये एक तरीके का कोर्ट है। किसके मामले इसमें जाते हैं? केवल लोक सेवकों के। किसके मामले? लोक सेवकों। ये लोक सेवकों के मामले देखता है केवल। लोक सेवक कौन? आईएएस, आईपीएस, सरकारी कर्मचारी। ठीक। भाग 14 के क्या में प्रशासनिक प्राधिकरण है। आर्टिकल इनका 323 का क्या है? बहुत आ रहा है आजकल एग्जामों में। क्या है प्रशासनिक प्राधिकरण? एक तरीके के कोर्ट है। किसके मामले देखेंगे? लोक सेवकों के। ठीक है। अब आगे भाग 15 इंपॉर्टेंट है। भाग 15 अभी एनटीए ने ईपीएफओ का एग्जाम कराया था, वहां पूछा था। भाग 15 क्या है? भाग 15 में निर्वाचन आयोग। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। ठीक है। आर्टिकल कौन सा है निर्वाचन आयोग का? वही अनुच्छेद कौन सा है? 324। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। डायरेक्ट आ जाएगा, छोटे मोटे एग्जाम दोगे तो उसमें बहुत सीधे आएगा एकदम। निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा है? 324। ईपीएफओ में किस हिसाब से आया? उसने पूछा कि निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से भाग में, और ऐसे लिख रखा था 15 इस हिसाब से लिखा था उसने वहां। तो मतलब घुमाने का फेर है, एग्जामिनर कैसे घुमा देगा कुछ पता नहीं। ठीक है। निर्वाचन आयोग हो गया, आर्टिकल 324 में है, और भाग इसका कौन सा है? 15। अब भाग 16 इंपॉर्टेंट है। भाग 16, भाग 16 में क्या है? भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। नॉर्मली याद रख लो, पूछ लेते हैं कि भाग 16 क्या है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है इसमें, बाकी इसमें कोई खास कुछ है नहीं। अब हम देखेंगे भाग 17। भाग 17, भाग 17 में क्या है? राजभाषा। हमारी हिंदी है राजभाषा। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, नॉर्मली इतना याद रखो। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 ये इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में डायरेक्ट आएगा। भाग 18 में क्या है? थोड़ा सा ध्यान देना है हमें भाग 18 पे। क्या? भाग 18 में है आपातकाल उपबंध। अभी मैंने सीपीओ का एग्जाम दिया था, सीपीओ के एग्जाम में डायरेक्ट आया, क्या आया था? आपातकाल संबंधी शक्तियां किस में निहित है? तो वो हमारी आपातकाल की पूरी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आपातकाल की पूरी पावर हमारे संविधान में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ये सीपीओ में पूछा था डायरेक्ट, 2023 में ही हुआ था। ठीक है। अब आपातकाल कौन कौन से आर्टिकल के हिसाब से, कितने टाइप के आपातकाल हमारे देश में संविधान में लिखा है, कितने आपातकाल हमारे यहाँ लग सकते हैं? तो तीन टाइप के आपातकाल लिख रहे हैं। कौन कौन से? एक तो आर्टिकल 352 है, इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। एक आर्टिकल 356 है, इसमें क्या है? राज्य आपातकाल, या हम इसे बोल सकते हैं राष्ट्रपति शासन। और एक आर्टिकल 360 है, इससे क्या? ये क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल।
हम इसे यहाँ भी पढ़ रहे हैं, हम इसे राष्ट्रपति में भी पढ़ेंगे जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं तीनों, और डायरेक्ट एग्जामों में डायरेक्ट ही आ जाएंगे कि बताओ आर्टिकल 356 क्या है। तो हमें लगाना है कि आर्टिकल 356 या तो राज्य आपातकाल है या राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल है। वर्ड पे जाना है, वर्ड पे राष्ट्रीय लिख रहा है 352, राष्ट्रपति शासन लिख रहा है 356, या राज्य आपातकाल लिख रहा है 356। वित्तीय आपातकाल 360। सीपीयू में ये क्वेश्चन एक बार और पूछा था कि वित्तीय आपातकाल अब तक हमारे देश में कितनी बार लग गया? एक भी बार नहीं लगा अभी तक। हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, बाकी इनके बारे में हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब और डीप समझेंगे। अभी हमें केवल आर्टिकलों पर फोकस करना है, भाषा पे फोकस करना है, भाग कौन सा है उस पर फोकस करना है। कौन से देश से आपातकाल लिए गए हैं? जर्मनी से। हमारे संविधान में जो आपातकाल लिए गए हैं वो जर्मनी देश से लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से लिए गए। ठीक है, आपातकाल से हमें देखो 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपातकाल का भाग कौन सा है? 18। कौन से देश से लिए गए? जर्मनी से। किसके पोस्ट पावर है आपातकाल की? राष्ट्रपति के पास। ये सीपीयू में भी फिलहाल में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी आजकल इस वजह से पूछ रही है कि आर्टिकल हर लोग याद कर लेते हैं, लेकिन पावर किसके पास है? तो वहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या लोकसभा स्पीकर क्या लगा है। तो किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, 352, 356, 360 याद रखना है। राज्य और राष्ट्रीय में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो वहां से नॉर्मली सिली मिस्टेक ज्यादा होती है, और खासकर उन पेपरों में जिनमें, उन क्वेश्चनों में जिनमें हम अच्छी तरह से हमारे पास खूब नॉलेज है। ठीक है, भाग 19 कोई इंपॉर्टेंट नहीं, देखना ही नहीं। भाग 20 पर आ जाओ अब सीधे। भाग 20 क्या है? भाग 20 है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। क्या है भाग 20? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल कौन सा है इससे रिलेटेड? 368 में लिख रही है बात, अनुच्छेद 368 में लिखा है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। भाग कौन सा है? भाग 20 है, अनुच्छेद 368 है। जब मैंने पहली बार एनडीए दिया था तब यही डायरेक्ट आया था कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में लिखी है? 368 में। कौन से देश से हमने ये ली है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये बात ली है अपने संविधान में। ठीक है, भाग 20 हो गया। ये इंपॉर्टेंट भाग थे, जो उनसे रिलेटेड आर्टिकल थे मैंने वो भी बता दिए। जो जो चीज रिलेटेड थी मैंने वो सारी यहां बताई है। अब आगे भाग हमारे यहाँ ही खत्म। 22 भाग है, 21-22 कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इस वजह से कोई नहीं। जो ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है और जो आजकल एग्जाम में आ रहे हैं हमें वो पढ़ने हैं, क्योंकि हमें केवल सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन तभी होगा जब हम सिलेक्टिव पढ़ेंगे। जो आ रहा है बस उसे पढ़ो। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम संविधान की अनुसूची। संविधान की अनुसूची। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं? फिलहाल तब कितनी अनुसूची थी? 8। अब कितनी है? वर्तमान में 12। अब 12 है, 4 बड़ी हैं। बड़ी हैं तो जरूर संविधान में संशोधन हुए होंगे, तभी बड़ी होंगी। कौन कौन से संशोधन हुए और कब हुए वो सब हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे पहली अनुसूची। पहली अनुसूची की पॉइंट हमें देखने हैं अनुसूचियों के, किसमें क्या की पॉइंट है, बस वो पकड़ के चलना है। बाकी थ्योरी पे बिल्कुल नहीं जाना है कि बुक की एकदम थ्योरी हम रट ले, थ्योरी से नहीं चलना है। केवल की पॉइंटों पे ध्यान देना है, और 1-2 बार रिवाइज करोगे तुरंत सारी अनुसूचियां याद हो जाएंगी। और एग्जामों में एक आध अनुसूची पूछ लेता है। जब शिफ्टों में एग्जाम चलेंगे तो अनुसूची किसी में भाग पूछेगा, किसी में अनुसूची पूछेगा, किसी में आर्टिकल, तो ऐसे जरूर पूछेगा। पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, जो पहला भाग है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। देख लो, एनटीपीसी का प्री जब हुआ था 2021 में,
तब ये पूछा था उसने एनटीपीसी की प्री में कि हमारे यहाँ कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये कौन सी अनुसूची में बात लिखी है? पहली अनुसूची में, भारतीय संविधान में उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। वेतन, भत्ते एवं पेंशन। राष्ट्रपति हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, उन सबके वेतन भत्ते की बात किसमें करी गई है? दूसरी अनुसूची में। पहली अनुसूची में राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का बात है। दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में ये ध्यान रखना है कि दूसरी में तो है पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तीसरी में उनकी शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है? केवल एक एक की पॉइंट पकड़ना है हर अनुसूची का। जैसे जैसे की पॉइंट पकड़ते चलेंगे ऐसे ऐसे हमारा काम होता चलेगा। तीसरी अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों की शपथ। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो शपथ कौन से में है? तीसरी अनुसूची में। वेतन एवं भत्ते की बात कौन से में है? दूसरी अनुसूची में। अब चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची है? चौथी। राज्यसभा से संबंधित अगर लिखा दिखे कहीं क्वेश्चन में तो तुरंत चौथी अनुसूची। शपथ से संबंधित तीसरी अनुसूची, वेतन एवं भत्ते से संबंधित दूसरी अनुसूची। तो राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन है। सबसे ज्यादा सीटें राज्यसभा में कौन से राज्य के पास है? यूपी के पास। कितनी? 31 सीट। सीट किस हिसाब से बटी है? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या का बेस वर्ष कौन सा माना था? 1971। ये डीप है, जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब पूरा हम इसे देखेंगे। ठीक है, चौथी अनुसूची होगी। कितनी सीट है यूपी में राज्यसभा की? 31 सीट। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार याद होती चली जाएगी। रिपीट कर करके याद करना है। पांचवी अनुसूची क्या है? पांचवी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है वो कौन सी अनुसूची में है? पांचवी अनुसूची में। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दर्जा कौन देता है? राष्ट्रपति। भाग हमने 10 पढ़ा था। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कौन सा भाग था? 10। भाग 10 में हमने देखा था क्या? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो उनके प्रशासन के बारे में उपबंध जो है वो कौन सी अनुसूची में है? पांचवी अनुसूची में। और आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है इससे? 244। आर्टिकल 244 आजकल पेपर में डायरेक्ट आ जाता है। एनटीपीसी के मेंस में आया था। एनटीपीसी के मेंस में आया था। ये क्या आया था कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कौन से आर्टिकल में है? 244 में। भाग कौन सा है? 10। अनुसूची बोलता तो पांचवी अनुसूची। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध कौन सी अनुसूची में है? पांचवी अनुसूची। आर्टिकल कौन सा है? 244। याद रखियो डायरेक्ट। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कौन से आर्टिकल में है? 244। दर्जा कौन देगा? राष्ट्रपति। भाग कौन सा है? भाग 10। ठीक है। अब पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। पांचवी अनुसूची में तो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध। छठी में 4 राज्य दे रखे हैं, उनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है बस। कौन कौन से राज्य हैं वो छठवीं अनुसूची में?
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का उपबंध। 4 राज्यों के केवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों राज्य के हमें नाम उंगलियों पे याद रखने हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है इसमें 6वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या है कि खाली कोई राज्य नहीं दिया है, नॉर्मली लिखा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध अगर पूछेगा तो 5वीं अनुसूची। ये 4 राज्य अगर वो एग्जाम में खुद ही लिखेगा, हो सकता है कि एक राज्य छोड़ दे, 3 लिख दे, पूछेगा चौथा कौन सा है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध कौन सी अनुसूची में है? 6ठी अनुसूची में। चारों राज्यों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब 7वीं अनुसूची। 5वीं और 6ठी में यही डिफरेंस है कि बस इसमें 4 राज्य मेंशन कर दिए हैं और उसमें कोई राज्य मेंशन नहीं किया, उसमें नॉर्मली देख रखा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची। आर्टिकल 244 भाग 10 कौन दर्जा देगा? राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 244 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। इसमें 3 सूची हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। डायरेक्ट पूछ लेता है कि 3 सूची कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, संवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये हमें तीनों सूचियों पे एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इनके कौन कौन से विषय इसमें है। बताओ कृषि कौन सी सूची में आ रहा है या राज्य सूची में आ रहा है कृषि, तो ऐसा नॉर्मली पूछ लेता है कि पूछ लेगा कि पुलिस कौन सी सूची में है, राज्य सूची का विषय है पुलिस, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जामों में। तो हम इस पे एक छोटी सी अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें कितने विषय हैं? प्रारंभ में इसमें विषय थे 100, अब है 97। शुरू में इसमें थे 61, अब है 66, और इसमें थे 57, 52 और अब है इसमें 47। इसमें 61 थे पहले, अब 66 हो गए। इसमें 52 थे, अब 47 हो गए। इसमें पहले 100 थे, अब 97 हो गए। तो आपस में ट्रांसफर हो गए, वैसे इसके इसमें चले गए, इसके कुछ इसमें आ गए, तो इस हिसाब से ये हो गए। तो हम इन पे एक वीडियो बना लेंगे अलग से, कौन सी सूची में कौन सी बात आ रही है। बाकी हमें अभी इतना देखना है कि 7वीं अनुसूची में क्या है कि 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। अब 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाएं हैं। स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 थी। पहले कितनी थी? 14। अब कितनी है? 22। पूछेगा कि 22 भाषा कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। पूछ लेगा कि 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो 14 थी, और फिलहाल में कितनी होगी? 22। 8 बड़ी है, संविधानों में संशोधन हुए होंगे तभी बड़ी होंगी। संविधानों में 3 बार संशोधन हुए, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। उससे अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई। जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब आराम से उन्हें देखेंगे। फिलहाल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कौन सी भाषा इसमें नहीं है? अंग्रेजी, इंग्लिश इसमें नहीं, ठीक है। स्टैटिक का एक क्वेश्चन यहां से बनता है, वो क्या है जो यहां से क्वेश्चन बनता है? एक पुरस्कार देती है इंडियन गवर्नमेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुए थे? यूपीएसआई के एग्जाम हुए थे तब बहुत आए थे। क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुए? 1954 में, जब भारत रत्न शुरू हुए, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषा, 22 भाषा तो 8वीं अनुसूची वाली, प्लस 2 भाषा और है इसमें। कौन कौन सी? एक तो अंग्रेजी और एक राजस्थानी।
कुल मिला के कितनी भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है? 24 भाषाओं में। बहुत आता है पेपर में 2 ही क्वेश्चन इससे मेन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुए थे? 1954। और दूसरा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में। 22 भाषा 8वीं अनुसूची वाली और 2 भाषा, एक अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। अब कितनी है? 22 भाषाएं। कौन सी भाषा इसमें नहीं है? इंग्लिश इसमें नहीं है। सीडीएस में एक बार पूछ चुके हैं कि बताओ 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। अब 9वीं अनुसूची, क्या है 9वीं अनुसूची? 9वीं अनुसूची, 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बना था, उसके बाद अब 12 है, 4 जुड़ी हैं। तो 4 संविधान में संशोधन हुए हैं तभी जुड़ी हैं। तो संविधान में पहला संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? डेट हमेशा याद रखनी है। जिस डेट पे बोला हो गया समझ लो कहीं ना कहीं आई है। जो डेट इस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं वो कहीं ना कहीं आई हुई डेट है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। क्या हुआ इससे? एक हमने अनुसूची जोड़ी संविधान में। कौन सी अनुसूची थी वो? 9वीं अनुसूची। क्या था इस अनुसूची में? इससे हमने क्या किया? जमींदारी उन्मूलन। डायरेक्ट आता है कि 9वीं अनुसूची से क्या हुआ? जमींदारी उन्मूलन, या हम कह सकते हैं भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या थे? भूमि सुधार जिन लोगों के पास गैर कानूनी तरीके से जिन्होंने दूसरों की जमीनें अपने पास ले रखी थी, वो संविधान में हमने संशोधन किया 1951 में, और 9वीं अनुसूची के थ्रू जमींदारी उन्मूलन शुरू कर दिया, जिसे हम दूसरे नाम से भूमि सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। डायरेक्ट पेपर में आया कि जमींदारी उन्मूलन कौन सी अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। कौन सा संविधान संशोधन था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 9वीं अनुसूची। ठीक है, आया समझ? अब यहां से एक हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लें। हिस्ट्री में एक आंदोलन चला था, भूदान आंदोलन। भूमि से रिलेटेड है तो यही देख लेते हैं। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? आचार्य विनोबा भावे। उन्नीस सौ 1951 में इन्होंने चलाया ये भूदान आंदोलन। इसमें इन्होंने भूमि दान में दी। आचार्य विनोबा भावे ने कहां चलाया था? ये एनडीए में पूछा था कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने कहां चलाया था? ये चलाया था पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली जगह थी कहां? आंध्र प्रदेश। ये एनडीए का क्वेश्चन है और एनडीए को यूपीएससी कराती है। जब यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ सकती है तो आजकल एसएससी इस क्वेश्चन को हर जगह पूछ रही होगी कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? आचार्य विनोबा भावे। 1951 में। कहां? पोचमपल्ली गांव थे कहां? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आया समझ? 9वीं अनुसूची समझ आई? डायरेक्ट पेपर में कहीं भी लिखा दिखा कि जमींदारी उन्मूलन, तुरंत 9वीं अनुसूची लगा देनी है। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची कब? 1951। ठीक है। अब 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं, उसके बाद अनुसूचियां हमारी खत्म। और अनुसूचियों से मुझे लग रहा है इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, चाहे कोई भी सेट लगा लियो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर। जिस दिन पॉलिटी खत्म होगी उस दिन तुम्हें खुद फील होगा कि हम पॉलिटी के साथ साथ बहुत सारी हिस्ट्री भी सीख गए हैं और बहुत सारी हम स्टैटिक भी सीख गए हैं। आधे से ज्यादा जो भी पेपर सेट लगाओगे, अगर 38 क्वेश्चन का है तो आराम से 15 कर लोगे। अगर 50 क्वेश्चन का है तो आराम से 20 के आसपास पहुंच जाओगे, और 25 का है तो 7 से 8 पॉलिटी पढ़ने के बाद। और जब पूरी जीएस पढ़ लोगे तो 50 में से आराम से 35 से 40 के बीच में, 38 में से 27 या 30, और 25 में से 17 या 18। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो रिलेटेड जीएस से हैं, लेकिन हो सकता है करंट से रिलेटेड आए या कुछ और आए। ठीक है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची क्या है? ये भी संविधान में संशोधन होकर जोड़ी गई। 8 थी हमारी पहले, अब 12 है तो 4 एक्स्ट्रा जुड़ी हैं, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जुड़ी थी। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन क्या है इसमें? इसमें है दल बदल विरोधी कानून। क्या था ये?
ये था, कब आया था ये संविधान में संशोधन हुआ? 52वां संविधान संशोधन। कब? 1985। जो डेट लिख रही है वो डेट लिखनी है, वो डेट डायरेक्ट पूछी भी जाएगी। 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। एक कानून आया संविधान में, दल बदल विरोधी कानून। कौन सी अनुसूची इस कानून से जुड़ी? 10वीं अनुसूची। क्या था इस कानून में? ये था कि कोई भी आदमी, कोई सांसद है, वो अपनी पार्टी छोड़कर अगर दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। और ये पावर किसके पास है? दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद की या विधायक की सदस्यता खत्म करने की, तो वो उस सदन के अध्यक्ष के पास है। लोकसभा का अध्यक्ष, जैसे लोकसभा का कोई सांसद है, अगर वो अपने दल की सदस्यता छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर देगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया, दल बदल विरोधी कानून था। कोई अगर सांसद अपने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। कौन थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री जो इस दल बदल विरोधी कानून के लाए थे? वो थे राजीव गांधी। कब आया था? 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची। प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी। बहुत पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। इन्होंने एक चीज और करी संविधान में, क्या? 61वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन और आर्टिकल तो तुम्हें रट जाएंगे, खैर इतनी गारंटी दे रहा हूं। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ, लागू हुआ 1989 में। इसकी लागू की डेट बहुत पूछता है पेपर में कि 61वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ, लागू हुआ 1989 में हुआ। क्या था इसमें? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, प्रधानमंत्री थे हमारे। इन्होंने क्या किया? आज हम 18 साल के वोट डाल रहे हैं ना, वो इन्होंने किया था। 21 साल से घटा के 18 साल कर दी थी, क्या? वोट डालने की उम्र। ये संविधान संशोधन बहुत एग्जामों में डायरेक्ट आता है। जितने भी संविधान संशोधन अब तक हुए हैं, मैं उसमें से 25 से 30 लिखवाऊंगा जब लास्ट हमारा होगा पॉलिटी का। और उन्हीं 25 से 30 संविधान संशोधनों की चीजें, जो उसकी भाषा या कुछ भी रहेगी, वही एग्जाम में तुम्हें कहीं ना कहीं घूम फिर के उसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। 61वां संविधान संशोधन 1988 में, लागू हुआ 1989 में। उम्र कर दी कितनी? 21 साल से 18 साल वोट डालने की। 10वीं अनुसूची हो गई। अब 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है, ये भी भाई संविधान में संशोधन होकर जुड़ी होगी, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा जुड़ी थी, पहले 8 थी अब 12 है। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में है ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था। कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन आया? भाई पंचायतों को संवैधानिक, मैंने बताया था कि आर्टिकल 40 में है कि पंचायतों का गठन होगा। जब हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 40 में है कि पंचायतों का गठन होगा। ठीक, डायरेक्ट आता है पेपर में आर्टिकल 40, इंपॉर्टेंट है बहुत। लेकिन कोई नियम कुछ थे नहीं इस चीज के लिए, कोई नियम वगैरह कुछ थे नहीं। कोई भी राज्य में, हमारे यहाँ जब हम आजाद हुए तो कहीं भी पंचायत की बात नहीं थी। 1957 में एक कमेटी आई, बलवंत राय मेहता कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसने कहा कि निचले स्तर पे, मतलब केंद्र और राज्य में तो सरकारें हैं ही, जिले और ब्लॉक स्तर और गांव स्तर पे भी 3 स्तरों पे और सरकार हो। तो उसने पंचायतों के बारे में सबसे पहले कहा कि पंचायत कितने स्तर पे हो? 3 स्तरों पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और गांव के स्तर पे। तो पहला राज्य जिसने पंचायतें बनाई, भाई 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी। पहला राज्य जिसने पंचायतें बनाई कौन था? 1959 में राजस्थान। पहली बार पंचायतों का गठन कौन से राज्य में हुआ? राजस्थान में, 1959 में। कहां? राजस्थान के नागौर में। और दूसरा राज्य कौन सा था जिसने पंचायतें बनाई? वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल थ्योरी पंचायतों के बारे में। हमें समझनी है 11वीं अनुसूची, तो ये इसका शुरुआत है।
सबसे पहले इंडिया में जो पंचायतों के बारे में किसी ने कहा था तो वो वाइसराय कौन सा था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। रिपन ने कही एक बात, रिपन ने भारत में शुरू किया स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन का मतलब पंचायत। भाई जो निचले स्तर के लोग हैं उनको अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए वहां भी चुनाव वगैरह कराया जाए, वहां भी एक प्रधान चुना जाएगा और उसे पैसे दिए जाएंगे और वहां का सुधार करेगा। तो स्थानीय सुशासनों का जनक कौन कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। डायरेक्ट पेपरों में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वाइसराय ने इंडिया में स्थानीय सुशासन की बात कही थी? तो वो था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने एक काम और किया 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना अगर किसी ने शुरू करी थी, जो हमारी 10 साल में अब जनगणना हो रही है ना, इसकी शुरुआत करने वाला वाइसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। 10 साल वाली जनगणना जो हम कर रहे हैं, 10 साल में जनगणना की शुरुआत किसने करी थी? ये भी लॉर्ड रिपन ने करी थी। सबसे पहले जो जनगणना कराई थी इंडिया में वो कराई थी वाइसराय था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले जनगणना कराई थी। किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने। सबसे पहले जनगणना कराने वाला वाइसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जनगणना की शुरुआत करने वाला वाइसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। बहुत आता है पेपरों में, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। जनगणना की शुरुआत करी थी लॉर्ड मेयो ने। जनगणना को एक क्रमबद्ध तरीके से, जो अब हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, इसकी शुरुआत करके गया था लॉर्ड रिपन। इसी लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। वो स्थानीय स्वशासन क्या है? पंचायत। गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत है और शहरी स्तर पे नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में है ग्राम पंचायत। जैसे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे ब्लॉक पंचायत और जिले स्तर पे जिला पंचायत। तो 11वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन है गांव वाला, और 12वीं अनुसूची में शहरी स्वशासन है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। दोनों में बहुत ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में ग्राम स्तर पे है, एक तो ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पे पंचायत समिति, किस पे है? ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक पे पंचायत समिति है, और जिला स्तर पे जिला पंचायत। गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत। ये तो है 11वीं अनुसूची की बात है। 11वीं अनुसूची में ये चीज थी भाई, पंचायतें 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर में बन गई थी। दूसरा राज्य बनाने वाला आंध्र प्रदेश था। लेकिन पंचायतों को कोई भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वां संविधान संशोधन। 1992 लागू कब हुआ? ये यूपीएसआई में पूछा था। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1993 में। इससे क्या हुआ? इससे एक अनुसूची जोड़ी, कौन सी? 11वीं अनुसूची, और पंचायतों को क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा। ठीक है। ग्राम स्तर पे जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला वो 73वें संविधान संशोधन, और शहरी स्तर पे जो पंचायतों को दर्जा मिला वो 74वां संविधान संशोधन। इससे अनुसूची कौन सी जुड़ी? 11वीं। कितने विषय हैं? 29 विषय। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। ठीक है, आया समझ? आर्टिकल 40 में एक बात कही गई है कि पंचायतों का गठन होगा राज्य में, लेकिन ये संविधान में बात तो लिख दी, लेकिन कोई भी इसको लागू करने के लिए कुछ था नहीं। तो एक कमेटी बनी 1957 में, बलवंतराय मेहता कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि 3 स्तरों पर सरकार हो, ग्राम पंचायत पे भी हो, ब्लॉक स्तर पे भी हो और जिला स्तर पे भी हो। उस समिति ने के हिसाब से 1959 में राजस्थान में सबसे पहले पंचायतों का गठन हो गया। कहाँ? नागौर में। दूसरा राज्य जो पंचायतों को बजाने वाला था वो आंध्र प्रदेश था। 73वां संविधान संशोधन आया, उससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, लागू हुआ ये 1993 में। 11वीं अनुसूची जोड़ दी और 29 विषय जोड़ दिए 11वीं अनुसूची में ग्राम स्तर की पंचायतों की। अब 12वीं अनुसूची, थोड़ा सा उसके बारे में देखना है और अनुसूचियां खत्म। बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं।
पूरी ये डिटेल्ड है। आगे हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो और थोड़ा देखेंगे, जिससे कि तुम्हें एक एक चीज 2-2 3-3 बार मिलेगी तो तुम बहुत अच्छी समझ लोगे। थोड़ा बहुत तो दिमाग में जाएगा ना। 10% यहाँ समझोगे और 70-80% आगे समझ लोगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। 12वीं अनुसूची, इसमें क्या है? शहरी स्वशासन। स्वशासन का मतलब हमारा खुद का शासन। शहरी स्वशासन ये किसका है? शहर के स्तर पर क्या क्या होती है? नगर निगम, 3 स्तर होते हैं, नगर पालिका और नगर पंचायत। कौन सा संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला? 74वां संविधान संशोधन। ये भी 1992 में ही आया था, लागू 93 में हुआ था। क्या हुआ इससे? 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। शहरी स्वशासन के लिए है ये 3 चीजें, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ये शहर में जो लोग रहते होंगे उन्हें खूब अच्छी तरह से पता होगा, और जो लोग गांव में रहते होंगे उन्हें 11वीं अनुसूची अच्छी तरह से पता होगी। ठीक है, कितने विषय हैं इसमें? इसमें विषय है 18 बस। 12वीं अनुसूची बहुत डीप। आजकल अनुसूचियों में वो 11वीं 12वीं में खेल जाता है। वहां देगा स्थानीय स्वशासन तो 11वीं अनुसूची, शहरी स्वशासन, स्थानीय का मतलब गांव का स्वशासन, शहरी स्वशासन 12वीं अनुसूची। उसका संविधान संशोधन 73वां, इसका संविधान संशोधन 74वां। उसमें विषय 29, इसमें विषय 18। बस अनुसूचियां हमारी खत्म। अच्छी तरह समझ आया होगा।